नमस्कार। रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में बात आज उस दोस्ती की होगी जिसकी इबारत आज नहीं बल्कि सदियों सदियों पुरानी गढ़ी जा चुकी है। जिसकी इबारत में, जिसकी नींव में महत्वपूर्ण है वो लगाव, वो भाव, वो संवाद जो एक दूसरे के प्रति समर्पण है। वो साफ तौर से बताता है कि ये दोस्ती न कभी टूटी थी, न कभी कमजोर पड़ी थी, न कभी कमजोर पड़ी है और न कभी कमजोर पड़ने वाली है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किस दोस्ती की बात कर रही हूं। वो दोस्ती जो सदियों सदियों पुरानी है। भारत और रूस के बीच का जो संबंध है वो सदियों पुराना है। 1469 से शुरू हुआ ये सिलसिला आज 2024 तक पहुंच चुका है और आज जिस तरीके से नए आयाम के साथ इस दोस्ती की नई कहानी गढ़ी जा रही है वो दुनिया में बदलते वर्ल्ड ऑर्डर को एक नया आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली द्विपक्षीय वार्ता के लिए रूस पहुंचे हुए हैं। 2 दिवसीय ये रूस यात्रा थी जिसका समापन आज हो जाएगा, लेकिन इसके पहले ये जो बीते हुए 10 से 12 घंटे हैं वो भारत और रूस के लिए कई मायने में खास हैं। भारत और रूस एक दूसरे के प्रति किस तरीके से वफादारी निभाते रहे हैं और वफादारी निभाते रहेंगे, इसकी मजबूत कड़ी के रूप में इस दोस्ती को देखा जा रहा है। चंद तस्वीरें मेरे इर्द गिर्द घूम रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने पर जिस तरीके से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनका स्वागत किया, जिस तरीके से गले लगाया, वो कोई बहुत खास दोस्त ही कर सकता है। ये बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, ये व्यवहार, ये बिहेवियर बता रहा था कि रूस भारत को अपना किस कदर सच्चा मित्र मानता है। केवल यहां तक ही बात सीमित नहीं रहती है। राष्ट्रपति पुतिन बाकायदा अपने खास दोस्त को अपने प्राइवेट हॉलिडे होम पर प्राइवेट डिनर देते हैं और उस दौरान बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज था, जो बॉडी केमिस्ट्री थी, वो इन तस्वीरों के माध्यम से समझ में आ सकती है। बड़े फॉर्मल तरीके से राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए नजर आए। अगर आप उनकी वेशभूषा को देखें तो फॉर्मल तरीके की जो मीटिंग होती है उसमें खासतौर से आपके वस्त्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन देखिए, वो टाई भी उन्होंने नहीं लगाई है, बड़े फॉर्मली बैठे हुए हैं। वो ये बता रहे हैं कि ये रिश्ता वही होता है जहां पर 2 बेस्टीज मिलते हैं और यहां पर ये वो बेस्टीज हैं जिनका नाता न कभी टूटा था न कभी टूटने वाला है। न केवल ये चाय पर चर्चा हुई, ये प्राइवेट डिनर हुआ, बल्कि निजी आवास का उन्होंने भ्रमण भी किया और इसके बाद आज भारतीय समय अनुसार 4 बजे के लगभग वो द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई जिसको लेकर दुनिया भर की निगाहें भारत और रूस पर टिकी हुई थी। भारत ने स्पष्ट रूप से आज दुनिया के सामने वो संदेश दे दिया है कि भारत युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश है। भारत ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि किसी भी युद्ध का समाधान गोली बारूद के बीच नहीं हो सकता है। युद्ध का समाधान संवाद से ही होगा। ये कि समाधान संवाद की कड़ी को आगे किस तरीके से बढ़ाएगा, भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी और भारत और रूस के बीच में होने वाले जो तमाम समझौते हैं, जो व्यापारिक साझेदारी है, वो किस तरीके से दुनिया को समावेशी विकास की तस्वीर दिखाएगी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण था। ये मौका दरअसल उस समय सामने आया है जब एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ ये मीटिंग होती है और तीसरी तरफ इसी दौरान हम देखते हैं कि नेटो की बड़ी अहम बैठक हो रही होती है। यानी नेटो देशों की जो नजर है वो भारत पर टिकी हुई थी कि भारत का क्या रुख रहता है, क्या रिएक्शन रहता है। भारत ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि वो किसी भी तरीके से युद्ध की विभीषिका को स्वीकार नहीं करता, युद्ध को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए संवाद जरूरी है। द्विपक्षीय वार्ता जब हुई तो भारत ने किस तरीके से आतंकवाद पर 2 टूक अपनी बातें रखी और किस तरीके से संवाद को ही युद्ध का समाधान बताया, आप खुद ही सुनिए। एक्सेलेंसी, कल हमारी बात में ये भी हमारा मन बना था और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है
और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा पॉसिबल एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। तो आतंकवाद किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। 40 सालों से आतंकवाद का दंश भारत झेल रहा है और इसीलिए मॉस्को में जो आतंकी हमला हुआ है उसके दर्द को भारत समझ सकता है। भारत ने स्पष्ट रूप से रूस के साथ ये दो टूक शब्दों में कहते हुए, दुनिया के सामने दो टूक शब्दों में ये कह दिया है कि आतंकवाद किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ संवाद से ही समाधान निकल सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की भूमिका पर सबकी नजरें गड़ी हुई थी, तो भारत ने अपनी भूमिका की स्पष्टता को आज इस मुलाकात के दौरान सामने रख दिया है। इतना ही नहीं, इस द्विपक्षीय वार्ता से पहले जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचते हैं तो वहां पर इंडियन डायस्पोरा अपने बीच अपनी मिट्टी के प्रधानमंत्री को देखकर जिस तरीके की भावनाएं उड़ेलता है उसे देखकर दुनिया दंग थी। और ठीक उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने अपना नाता रशिया से जिस तरीके से भारतीय समुदाय के बीच रखा और बताया, वो ये बताता है कि ये वो नाता है जो जन्मों जन्मांतर का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस केवल हमारा सच्चा दोस्त नहीं, ये तो वो दोस्त है जो सुख और दुख का साथी है। वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। 2 साल पहले नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से पहला कॉमर्शियल कंसाइनमेंट भी यहां पहुंचा। ये कॉरिडोर मुंबई और अस्ट्राखान की पोर्ट सिटी को आपस में जोड़ता है। अब हम चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं। हम दोनों देश गंगा वोल्गा डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन से एक दूसरे को रीडिस्कवर कर रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को नई ऊर्जा देने के लिए भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यहां मौजूद आप सभी लोग भारत और रूस के संबंधों को और नई ऊंचाई दे रहे हैं। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉस्को के वनुकोवर 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट वेलकम किया गया। रूसी सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। फिर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने निजी आवास पर बुलाकर उन्हें विशेष सम्मान दिया। इस दौरान दोनों के बीच चाय पर चर्चा हुई। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने आवास का भ्रमण कराया। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय
रूस की यात्रा पर है। एयरपोर्ट से लेकर होटल, फिर पुतिन के रेजिडेंस नोवो ओगारेवो तक प्रधानमंत्री मोदी जिस ऑस लिमोजिन कार में पहुंचे, उसका इस्तेमाल खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पुतिन के सामने रूस की सेना में भारतीयों के फंसे होने का मुद्दा उठाया। इस मामले में तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए रूस ने अपनी सेना में कार्यरत सभी भारतीयों को सेना से अलग करने का निर्णय ले लिया, जिसे भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। भारत और रूस के बीच आज और भी अहम मुद्दों पर समझौते हो सकते हैं। इनमें सैन्य उपकरण से लेकर व्यापार के पहलुओं पर मुहर लग सकती है, जिसमें फाइटर जेट, Su-57 एंटी टैंक गोले की फैक्ट्री, मैंगो आर्मर्ड पियर्सिंग टैंक राउंड की फैक्ट्री, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स मसौदे शामिल हैं। पीएम मोदी के साथ रक्षा, तेल और गैस द्विपक्षीय संबंध, व्यापार और ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों पर बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो दोनों देशों की केमिस्ट्री उन मुल्कों को परेशान कर सकती है जो भारत की विश्व पटल में बढ़ती धाक से परेशान है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी रूस के दौरे पर है, तो वहीं दूसरी तरफ नाटो देश भी अपनी बैठक कर रहा है। नाटो देश की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध बातचीत का अहम हिस्सा है। साथ ही हाल ही में एससीओ की बैठक में राष्ट्रपति पुतिन की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान रूस के करीब आने की कोशिश कर रहा है और दोनों देशों के बीच चीन बतौर मध्यस्थ का काम कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की इस मुलाकात को पाक और चीन के प्लान पर पानी फेरने की तरह देखा जा रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सेंटिमेंट्स नए हैं, एवरग्रीन ही रहेंगे ये सेंटिमेंट्स, पुराने हैं लेकिन नए तरीके से इन सेंटिमेंट्स से दोस्ती के नए एलिमेंट्स निकालने का जो प्रयास भारत और रूस की तरफ से हो रहा है, उससे दुनिया पूरी तरह से चकाचौंध है। दुनिया पूरी तरीके से हैरान है। दुनिया देख रही है कि ये जो दोस्ती है वो केवल अपने दो देशों के बीच की दोस्ती नहीं है, बल्कि ये वो दोस्ती है जो दुनिया के सामने समावेशी विकास की नई गाथा को प्रदर्शित करती है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज के पैनल से अब आपका वास्ता कराती हूँ, स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज पैनल में जुड़ रहे हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल AK श्रीवास्तव। जय हिंद सर। हमारे साथ इस पैनल में खास तौर से विदेश मामलों के जानकार अचिन जाकर सर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, जय हिंद आपको भी। और हमारे साथ इस वक्त मैं देख पा रही हूँ विदेश मामलों के जानकार, फॉर्मर डिप्लोमेट BS निगम साहब भी जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल JKS परिहार साहब भी हमारे साथ हैं। सर जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं शुरुआत सिवात सर आपके साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए रूस और यूक्रेन का जब युद्ध पहली कड़ी उसकी शुरू हुई थी, तब से लेकर आज तक हम लगातार बहुत सारी डिबेट्स कर चुके हैं और लगातार आपकी तरफ से ये कहा गया कि अगर कोई युद्ध रोकने का सही रास्ता और समाधान दिखाएगा तो आप देखिएगा आने वाले समय में भारत ही दिखाएगा। आज जिस तरीके से एक संवाद होता है और उस संवाद में रूस के सामने भारत स्पष्ट रूप से कहता है कि देखो भाई, बम गोले से नहीं समाधान निकलेगा, बातचीत करोगे तो समाधान निकलेगा। ये दम, और वो भी रूसी राष्ट्रपति के सामने खुलकर अपनी बात को कह देना, बिना किसी लाग लपेट को कह देना, कितना बड़ा भारत का ये टेक अवे माना जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखो चाहे दीक्षा की पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही इसको देखा जा रहा था, जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे थे रूस में और पुतिन से मिल रहे थे, तो कहीं ना कहीं शक की नजर से भी देखा जा रहा था यूरोप में। और अगर ये देखें, ये जो मीटिंग अभी हुई है, इसी समय नेटो की भी मीटिंग हो रही है वाशिंगटन में, तो एक प्रकार से ये सोच विचार था कि कहीं ना कहीं भारत जो है कहीं रूस की तरफ तो ज्यादा नहीं जा रहा है, मगर भारत के प्रधानमंत्री ने यह दिखा दिया कि भारत एक ऐसा देश है जो कि पूरे के पूरे रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकता है, क्योंकि भारत इंजॉय करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका का भी है और भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूस का भी है। भारत किसी के साथ मिलिट्री अलायंस नहीं। जिस प्रकार से भारत ने रूस में जाके प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी साहब ने जिस प्रकार से पुतिन को ये बताया कि भाई इसका लड़ाई हो रही है रशियन यूक्रेन बैटल फील्ड में नहीं है, इसका सॉल्यूशन है डायलॉग और डिप्लोमेसी से।
बातचीत से कोई ना कोई हाल निकलना चाहिए। उन्होंने बड़े साफ सुथरे शब्दों में ये भी कहा कि हमारी जो पर्सनल मीटिंग हुई पुतिन के साथ वो 4 घंटे चली और हमने फ्रैंकली कुछ बातें बताई रशिया यूक्रेन लड़ाई में। कहने का मतलब यह है, एक होप बना दी पूरे वर्ल्ड के लिए कि अगर कोई लड़ाई रुकवा सकता है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, क्योंकि उनकी बात जो है पुतिन सुनेंगे। क्योंकि पुतिन की और मोदी की जो केमिस्ट्री अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि बिछड़े हुए दोस्त हैं दोबारा मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छी उनकी केमिस्ट्री थी। तो मुझे लगता है कि भारत एक प्रकार से फैसिलिटेटर का काम करेगा, ना कि इसको घबराने की जरूरत है पूरे वर्ल्ड को कि भारत के प्रधानमंत्री अब रूस गए हैं। मुझे लगता है ये एक पहल हो सकती है रशिया यूक्रेन लड़ाई की बंद होने की। ये एक प्रकार से कनेक्ट है, भारत कनेक्ट है रूस के साथ और भारत कनेक्ट है यूरोप और अमेरिका के साथ, और इस कनेक्शन से भारत एक मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है और ये इसकी बहुत बड़ी जीत है। और मुझे लगता है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और पुतिन की खुद की केमिस्ट्री वो बिल्कुल सुनेंगे। उनको साफ सुथरे शब्दों में बताया कि लड़ाई किसी चीज का समाधान नहीं है, डायलॉग और डिप्लोमेसी होनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्हें समाकरण के अंदर जो एससीओ मीटिंग थी 2022 में आंखों में आंखें डाल के बोला था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार, उसके आगे ही उन्होंने ये जो बातें आज बताई हैं, मुझे लगता है इसका बड़ा महत्व है। आज पूरा वर्ल्ड एक बहुत ही चैन की नींद सोएगा कि जिस प्रकार से जो रिलेशनशिप है भारत और रूस के, वो किसी के अगेंस्ट नहीं है, वो अपने नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हैं और दूसरे एक ह्यूमैनिटी के लिए। जिस प्रकार से अगर प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी वो प्रभाव डाल पाते हैं पुतिन पे और इस पे कोई बातचीत होती है रशिया यूक्रेन लड़ाई के बारे में, आगे कोई समाधान निकलता है, मुझे लगता है इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती है अगर युद्ध रुकता है और समाधान निकालने के लिए भारत प्रणेता के रूप में आगे आता है। परिहार सर, आपके पास आते हुए जैसा कि सिवाज सर की बात को ही आगे बढ़ाते हुए मेरा प्रश्न होगा, उन्होंने कहा कि आज दुनिया चैन की नींद सोएगी। क्या आपको वाकई लगता है कि अमेरिका और नेटो देश चैन की नींद सो पाएंगे? क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है वो खासतौर से अगर देखा जाए रूस यूक्रेन युद्ध में, उन्होंने यूक्रेन को बलि का बकरा बना दिया अपने व्यापार के लिए, अपनी खासतौर से अपने जो सैन्य व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए उन्हें यूक्रेन को बलि का बकरा बना दिया है। क्या वाकई ये जो संवाद था, समाधान की ओर ले जाने वाला संवाद, उनके लिए चैन की नींद लेकर आएगा? शिवान साहब ने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में सब चीज बताई है, मैं उनका साधुवाद करता हूँ। और जहां तक भारत का, और आपने कहा कि चैन की नींद सोएगा, तो भारत की जो पोजीशन है वो एक ऐसी देश की हो गई है जिसमें कि आज सारी महाशक्तियों के साथ में हमारे अच्छे संबंध है, टेक्निकल है, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस भी डेवलप हुए हैं। भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग है, डिफेंस स्ट्रांग हो रहा है। और मोदी जी का दो चीजें मोदी जी के पक्ष में जाती भी है विश्व का नेतृत्व संभालने की। पहली चीज कि भारत एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर उन्हें पूरा मैंडेट पिछले 10 साल से मिला हुआ है, पब्लिक सपोर्ट उनके साथ में है। उसके बाद में जो उनकी स्पष्ट शब्दों में कहने की जो जो क्षमता है, मैं आदत नहीं कहूँगा क्षमता है, चाहे वो नेशनल लेवल पे रही हो, इंटरनेशनल लेवल पे रही है, वो अपनी बात को बखूबी पूरे वजन के साथ में कहते हैं। और ये वजन उनके खुद की पर्सनैलिटी का है, व्यक्तित्व का है, और उसके पीछे भारत का विकास और भारत की जनता का सपोर्ट है। ये सब मिलके उनके शब्दों को इतना वजन देता है कि दुनिया का कोई भी देश जो है वो इसको इग्नोर नहीं कर सकता है। ये भारत के प्रधानमंत्री की हिम्मत है कि उन्होंने ओपन फोरम में, जहाँ पे मीडिया मौजूद है, उस वक्त उन्होंने शब्दों में कहा कि युद्ध जो है वो किसी चीज का समाधान नहीं होता है, समस्या का आप डायलॉग करिए। मैं समझता हूँ इतना सुनने के लिए आज से 20 साल पहले चाहे रशिया हो चाहे अमेरिका हो, किसी भी दूसरे देश से इतना बड़ा जबरदस्त जो एक डायलॉग होता है, मैसेज जाता है, वो मैंने आज तक कभी सुना नहीं जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को दिया है। और ये देने के पहले उसकी कितनी तैयारी डायलॉग की हुई होगी वो भी एक मायने की चीज रखती है। हमारा पूरा तंत्र जो है उसकी वजह से और मोदी जी की पर्सनैलिटी की वजह से हम आज उस स्टेज में पहुंच गए जहां पर भारत और रूस के संबंध जो थोड़े अलग जाते दिख रहे थे वो वापस पटरी पर आए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें, जहाँ पे रिलोस होगा, INSTC का जैसे इन्होंने जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था कि जो हमारा
नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो एक्टिव हो गया है, ईस्टर्न कॉरिडोर में जा रहा है, और साथ में हम जो है नेवल उसमें आर्टिक में एंटर कर रहे हैं। तो जी। भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है और भारत की बात को हर कोई सुनेगा। रहा सवाल नाटो देशों का चैन की नींद, पूरी चैन की नींद तो उनको नहीं आएगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत रूस के खिलाफ उनकी बातों का समर्थन करे, वो हमने नहीं किया है। यूक्रेन को हम सपोर्ट करते हैं कि उसकी जो सार्वभौमिकता है, वो उसकी भौगोलिक सीमा है, उसकी जो है उसकी इज्जत की जानी चाहिए, मगर हमने रूस का साथ नहीं छोड़ा है जो अमेरिका और नाटो चाहते थे। तो उनको नींद तो नहीं आएगी, मैं समझता हूँ, मगर जो भी स्टैंड भारत ने लिया है वो एक बेहतरीन स्टैंड है, बहुत ही मैच्योर लाउड एंड परिपक्व। क्लियर मैसेज है, लाउड एंड क्लियर मैसेज है और वो ये बात अमेरिका और नाटो देश भी देखेंगे और समझेंगे। लेकिन यहाँ पर बीएस निगम साहब, एक बात तो तय है, जैसा कि हमारे बाकी के दो पैनलिस्ट स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भारत जिस मुखरता के साथ बीते 10 सालों में और जो अब ये नया जो तीसरा टर्म शुरू हुआ है, भारत ने स्पष्ट रूप से इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को धमक के साथ रखा है और उसी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के तहत ये बायलैटरल मीट हो रही है। आप इसको किस तरह से लेते हैं ऐसे समय में जब खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के टाइम का जिक्र किया, उन्होंने वैश्विक जो चुनौतियां थी फूड फ्यूल और फर्टिलाइजर को लेकर, इसे लेकर स्पष्टता के साथ उन्होंने कहा कि रूस ने वो जो साथ दिया था वो केवल भारत का साथ नहीं था, वो वैश्विक स्तर का साथ था। उसने वैश्विक स्तर पर बड़े समाधान और परिणाम दिए थे। तो किस तरीके से भारत के इस स्टैंड को दुनिया समझ, जो भारत का स्टैंड था दुनिया, और खास तौर से जब मैं दुनिया की बात करती हूं तो मैं उन पश्चिम देशों की बात कर रही हूं जिनके लिए यह तस्वीर थोड़ी सी हैरानी वाली होगी, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए मैडम, यदि हम बात करें सीधे तौर पर पहले मुलाकातों की और इस मुलाकातों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रूप और ये रूप, मुझे थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। अब मैं मोदी जी को बहुत मैच्योर एक वर्ल्ड स्टेटमेंट के रूप में, मैं स्टेटमैन के रूप में देखता हूँ। मोदी जी का ये दबाव के बावजूद ये स्पष्ट कहना, उन्होंने पहले भी कहा और आज भी कह दिया कि युद्ध का समय नहीं है, डायलॉग ही इंपॉर्टेंट है और डिप्लोमेसी। ये इतना स्पष्ट रूप से इसको रिपीट करना, ये दिखाता है कि भारत क्या है, और रसिया या कोई और भी देश इस समय केवल युद्ध के बलबूते पे कोई चीज हासिल नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरा, जो दबाव था, अमेरिका ने तभी भी दबाव डाला था जब युद्ध था कि भाई आप तेल मत खरीदो, भारत उस वक्त भी नहीं झुका था। और अभी भी यात्रा से पहले अमेरिका में एक बयान जारी किया गया कि भारत को यूक्रेन की प्रभुसत्ता और उसका जो बाउंड्रीज हैं उनकी एक रक्षा करने के लिए अपना बयान देना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, जो यूएनओ का चार्टर है उसका सम्मान करना चाहिए। इस तरह के एक अपेक्षा रूस ने की, उसने अमेरिका ने की थी, और यही एक वो दबाव था। लेकिन आज क्या कहा? आज ये कहा, उस पर बिल्कुल चुप्पी साध ली, कुछ नहीं कहा, और बड़ी शालीनता से, बहुत होशियारी से ये कह दिया कि हम यूएन का चार्टर का सम्मान करते हैं। उन चीजों से बचे जो सीधे तौर पर कही जा सकती थी, क्योंकि भारत कहना नहीं चाहता, लेकिन इतने में सब कुछ कह दिया कि युद्ध का समय नहीं है। और एक बात और देखिए, कितना सुंदर बात प्रधानमंत्री ने कही है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बिल्कुल ठीक सामने बैठ करके और ऊंची गर्दन करके ये कही कि जब बच्चों की मौत होती है तो दिल रो जाता है। ये वो मैसेज है जो उन्होंने इस वक्त दिया है, और उनका गला ही बिल्कुल भरने वाला था जब वो ये बात कह रहे थे कि दिल भर जाता है, दिल में दर्द होता है जब हम बच्चों की मौत होती है। इससे जाहिर है कि पुतिन भी कहीं ना कहीं हिले होंगे। जी बिल्कुल, पुतिन इस बात को समझ चुके होंगे। एक ही सी बात से आप देखिए, इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, जब उन्होंने आतंकवाद की बात की तो कहीं ना कहीं से पुतिन को इनडायरेक्टली एक ये भी मैसेज देने का प्रयास किया गया है भारत की तरफ से कि आप चीन के साथ गलबैयां कर रहे हैं, चीन के माध्यम से आप पाकिस्तान के साथ जो नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, मत भूलिए ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया में आतंकवाद का पोषक माना जाता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये नुकसान आपको भी भुगतना होगा, और आपने भुगतना शुरू कर
भी दिया, मॉस्को में जो बीते दिनों आतंकवादी घटना हुई है उसे लेकर, क्या आपको लगता है कि ये जो तमाम बातें हैं, कुछ बातें डायरेक्टली कही गई, कुछ बातें इनडायरेक्टली कही गई, इन तमाम बातों को वाकई पुतिन समझेंगे और समझकर जो कदम अब उठाया जाना चाहिए उस दिशा में क्या वो आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल। देखो लावनी, इससे पहले मैं इस पे बताऊं, देखो ये जो यात्रा थी इसमें जो पुतिन को क्या मिला, आप समझें कि आज रूस आइसोलेटेड है, रूस का कोई दोस्त नहीं है। रूस का दोस्त है तो नॉर्थ कोरिया है, ईरान है और चीन है और बेलारूस है, उसको दोस्ती चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री वहां गए हैं तो देखो आज पुतिन का कद कितना बढ़ गया वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की जो एक प्रकार से छवि है पूरे वर्ल्ड में वो बहुत बड़ी है। तो भारत के प्रधानमंत्री का रूस में जाना ये दिखलाता है कि आज भी रूस आइसोलेटेड नहीं है, रूस के साथ कहीं ना कहीं डायरेक्टली भारत खड़ा हुआ है और भारत की पोजीशन बहुत बड़ी है। जो बात आपने बोली टेररिज्म की, वाकई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रूस भी टेररिज्म का एक प्रकार विक्टिम रहा है और रूस के अंदर भी टेररिज्म का जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म है, इसमें कोई शक नहीं। कहीं ना कहीं भारत ने भी इशारा किया है कि ये जिस प्रकार से चीन को आप मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान से कहीं बातचीत हो रही है, अभी उनको भी क्रूड ऑयल दिया जाएगा डिस्काउंटेड रेट पे, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक हब सेंटर टेररिज्म का और एक नर्सरी है। जिस देश ने एक स्टेट पॉलिसी बना रखी है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, जिस प्रकार से भारत को ब्लीड विद 1000 कट करना चाहता है, जिस प्रकार से अब साउथ पीर पंजाल की तरफ उसने एक नया फ्रंट खोल दिया, तो मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली बहुत बड़ा इशारा किया है भारत के प्रधानमंत्री ने पुतिन के लिए और उनको समझ भी आया होगा। देखो ये एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जब बात आती है प्राइम मिनिस्टर मोदी की पुतिन के साथ, तो उसके अंदर 2-3 चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टैंड आउट करती है। एक तो स्टैंड आउट करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत बार बार ये कह रहा है कि हम किसी के मिलिट्री अलायंस नहीं है, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं अमेरिका के भी रूस के भी, मगर हम किसी के इतने नजदीक नहीं है कि ऐसा लगे कि हम किसी के लिए पक्षपात कर रहे हैं या हम किसी गुट में शामिल हो गए, हम किसी के गुट में नहीं। एक तो पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा पॉइंट ये है कि भारत अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है, भारत किसी के प्रेशर में नहीं आता। जब रशिया यूक्रेन लड़ाई हुई उससे पहले हम 2% ही ऑयल लेते थे रूस से, आज हम 40% ऑयल ले रहे हैं और वो भी डिस्काउंटेड रेट पे रूपी रूबल के माध्यम से, और जबकि इतना प्रेशर था अमेरिका का कि इसको ना लें। ये अलग बात है, इस पर काटसा नहीं लगा था, काउंटरिंग अमेरिका थ्रू सैंक्शन एक्ट, इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगी थी, क्योंकि वो सैंक्शन इसलिए नहीं लगाई थी अमेरिका ने क्योंकि ज्यादा ऑयल और गैस यूरोप को जा रहा था रूस का। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, भारत ने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखा है, पर भारत ने ये भी सच्चाई है कि पूरा साथ रूस का नहीं दिया है, रूस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है, रूस को भी ये बताया है कि ये लड़ाई का समय नहीं है, डायलॉग और डिप्लोमेसी से बातचीत करें। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी छवि लेके गए हैं प्रधानमंत्री कि एक डायनेमिक और एक टॉलेस्ट लीडर हैं वर्ल्ड के, वो चाहते हैं कि शांति हो, और ये एक बहुत बड़ा मैसेज भेजा पूरे वर्ल्ड की ह्यूमैनिटी के लिए। तो ये भी सच्चाई है और मुझे लगता है कि वेस्ट ये समझेगा कि अगर कोई देश या कोई प्राइम मिनिस्टर जिसके कांटेक्ट हो सकते हैं पुतिन से या वो पुतिन पे इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ही हैं। उसके अलावा कोई ऐसा टॉलेस्ट लीडर नहीं है जिसकी वो सुनेंगे। तो एक लिंक रहेगा, क्योंकि लिंक होना बहुत जरूरी है। जब लड़ाई होती है तो बातचीत का दौर चलना चाहिए। शी जिनपिंग पे आप वो बात नहीं कह सकते, शी जिनपिंग लिंक नहीं है, शी जिनपिंग जो है वो अपना इंटरेस्ट देखता है। तो इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का रूस में जाना, पुतिन से बातचीत करना, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड की शांति के लिए एक बेटर मौका है। बिल्कुल, यानी नेशनल इंटरेस्ट लेकर तो भारत अपनी बातें इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी के साथ रखता है, लेकिन उसमें भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सामने रखते हुए अपनी बातें रखता है। और यही वजह है कि खास तौर पर जब प्रधानमंत्री ने यह कहा कि युद्ध का समाधान केवल संवाद है, पुतिन, आप उस वक्त अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, जो उनका जेस्चर था, वो बहुत पॉजिटिव था। वो ऐसा लग रहा था कि वो बातों को समझ रहे हैं कि हाँ, वक्त आ गया है कि संवाद
कि दिशा को और मजबूती दी जाए। लेकिन इन सबके बीच में परिहार सबसे महत्वपूर्ण बात वो जो मैंने शुरू में आपसे पूछी थी कि ये हो सकता हो कि रूस ये बात समझ जाए कि बिल्कुल संवाद ही एक रास्ता हो सकता है। हो सकता हो कि यूक्रेन ये बात समझ ले कि हाँ, संवाद ही एक रास्ता हो सकता है। लेकिन वो देश, जिन देशों की बात हम बार बार कर रहे हैं, वो नेटो देश, वो अमेरिका, वो लोग जो बार बार यूक्रेन को, वो कहते हैं ना कि पीछे से पुश करना, बलि का बकरा बनाने के लिए आगे उसे चढ़ा देना, वो क्या उस बात को समझ पाएंगे? क्या वाकई उस संवाद की गहराई को, उस संवाद के आधार को वो समझ पाएंगे? उस दिशा में वो आगे बढ़ पाएंगे? ये एक बड़ी चुनौती नहीं है क्या इस युद्ध को खत्म करने को लेकर? इस सवाल के साथ मुझे बार बार कहा जा रहा है एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। परिवार से आपने मेरा प्रश्न सुन लिया है, इसी प्रश्न का उत्तर इस छोटे से ब्रेक के बाद। रणक्षेत्र जारी है। तो मोदी और पुतिन की दोस्ती की मिसाल दुनिया देती है, देखती है, और आज इसी दोस्ती में से एक ऐसी बात निकलकर सामने आई है जो ये बता रही है कि भारत दुनिया में अगर अपना दोस्त ढूंढता है तो उसी दोस्त को ये समझाने का प्रयास भी करता है कि युद्ध नहीं, संवाद समाधान है। आइए फिर से वापस पैनलिस्ट के पास लौटते हुए, परिहार साहब, मैंने ब्रेक से पहले आपसे प्रश्न पूछा था कि जिस संवाद की बात हो रही है वो संवाद का आधार क्या अमेरिका और नेटो देश समझ पाएंगे? की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हम कहते हैं कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं। यहाँ ये होता है कि सांप मर गया पर लाठी दिखी ही नहीं, कि लाठी नहीं दिखी। सब जानते हैं कि युद्ध जो है रुकेगा तब जब अमेरिका चाहेगा, जब बाइडेन के ऊपर प्रेशर होगा तभी होगा, क्योंकि यूक्रेन तो एक मोहरा ही है, जैसा आपने बोला है। असली लड़ाई तो रूस और उसके बीच में ही चल रही है। अमेरिका ने सारे सैंक्शंस लगा के देख लिए, रूस डूबा नहीं, रूस की इकॉनमी ऊपर उठ गई, रूस का एक्सेप्टेंस बढ़ा है। ये अमेरिका को बहुत भारी पड़ रहा है। अब वहाँ इलेक्शंस भी होने वाले हैं। ऐसी कंडीशंस में जब बाइडेन पीछे वो चल रहे हैं ट्रंप से, मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका इस वक्त में कोई ऐसी काम करेगा जो कि वो रूस पे प्रेशर जाए और वो युद्ध रुकने की बात करेगा। ये चलेगा। असली मैसेज जो मैं समझता हूँ मोदी साहब का जो है, वो रूस को नहीं, अमेरिका के, मैं ये मान के चलता हूँ। रूस को तो इतना ही है कि भाई आप जो है संवाद की तरफ जाइए। वो संवाद की तरफ कई बार आगे जाने की कोशिश कर चुके हैं, पर अमेरिका चाहता ही नहीं है कि संवाद हो। सर, आज भी तो बैठक हो रही थी नेटो की, तो उसमें भी यही कहा गया कि जो सैन्य लॉजिस्टिक है वो और ज्यादा ताकत के साथ यूक्रेन को प्रोवाइड कराया जाएगा। तभी मेरा प्रश्न बार बार ये आ रहा है कि ये बात क्या, क्योंकि उनके लिए तो यूक्रेन एक व्यापार का अड्डा बन चुका है। अगर मैं बहुत साधारण और भारतीय भाषा की बात करूं तो क्या वो वाकई उस व्यापार में कोई छेद करना चाहेंगे? क्या वाकई वो इस संवाद के बाद युद्ध रोकने की दिशा में अभी फिलहाल आगे बढ़ने के लिए कदम उठाएंगे? परिहार सर, मुझे नहीं लगता है। जब तक अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नहीं होता, फरवरी तक मौसम ऐसा ही चलेगा, चाहे बादल बरस रहे, गरज रहे हैं, चलेगा। मगर यूक्रेन युद्ध का परिणाम जो निकलेगा वो अमेरिका के राष्ट्रपति के इलेक्शन के बाद ही निकलेगा, क्योंकि बाइडेन की पोजीशन बहुत खराब है अमेरिका के इलेक्शन। अगर वो इसमें कोई भी एक्शन ऐसे करते हैं, जिससे पहले ही लोग कह रहे हैं कि बाइडेन बहुत वीक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, अगर वो कुछ करेंगे और वो जो कि अमेरिका के सपोर्ट की जो उनके उसमें नहीं जाएगा तो नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि फरवरी के बाद ही इसका समाधान निकलेगा, और समाधान यही निकलेगा कि जो स्टेटस को है वो मेंटेन होगा, और अमेरिका को ये बात माननी पड़ेगी। रशिया जानता है कि वो लंबे समय तक अब और नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर भी जो इस बात को टॉलरेट नहीं करता है। सैंक्शन ना भी लगी हो, आप ग्रो कर रहे हैं, मगर आइसोलेटेड तो हुए, सहवाग साहब ने बताया ही है। और ऐसे आइसोलेशन में भारत ने रूस का साथ दे के वो सारे कर्जे उसके चुका दिए हैं, जो 1955 में कश्मीर को लेके, 1961 में गोवा के उसमें जब पूरे यूएन काउंसिल जो थी भारत के निंदा प्रस्ताव लाई थी, 61-62 के युद्ध में, 65 में, 71 में, जिस तरह से रूस ने हमें साथ दिया, उसका आज पुतिन के साथ खड़े होके मोदी जी ने वो बिल्कुल बता दिया है कि चाहे प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का क्यों ना रहो, भारत की जो कूटनीति है उसकी कंटिन्यूटी को ना केवल उन्होंने बनाए रखा है, बल्कि उसको बहुत आगे तक बढ़ाया है। और यही हमारी सबसे बड़ी
सफलता है। बिल्कुल, बहुत आगे तक उस कंटिन्यूटी को बढ़ाया है। बीएस निगम साहब, देखिए, हम नेटो देश या अमेरिका और रूस यूक्रेन युद्ध की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है ग्लोबल साउथ में चीन की जिस तरीके से विस्तारवादी नीति लगातार बढ़ती रही है और चीन का जो रवैया रहा है। आज चीन ने ग्लोबल टाइम्स, जो उसका ही मुखपत्र कहा जाता है, आज चीन ये कहता है कि देखिए, हमें नहीं पता, पश्चिमी देश हो सकता हो परेशान हो इस मुलाकात से, हम नहीं परेशान होने वाले। चीन से क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि वो इस मुलाकात से परेशान नहीं होगा? क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि रूस और भारत की जो नजदीकियां हैं वो चीन की आंखों में नहीं अटकेगी, वो कांटा नहीं चुभेगा? और कहीं ऐसा तो नहीं कि कहने को वो कहते हैं ना, सामने कुछ दिखाना और पीठ पीछे कुछ दिखाना, चीन के मन में कुछ और तो नहीं चल रहा होगा? बीएस निगम साहब। ये तो हमेशा ही होता है, चीन का कुछ बाहर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। और देखिए मैडम, जिस आदमी को ज्यादा पसीना आएगा वही ये कहेगा मैं कहाँ घबरा रहा हूँ, मैं कहाँ घबरा रहा हूँ, लेकिन उसका चेहरा दिखाई दे जाता है ना। तो चाइना ही अकेला नहीं है, पाकिस्तान भी घबराया हुआ है। बेशक रूस ने उसको कंसेशन रेट पे, सस्ते रेट पे दे दिया है, ये तेल की बात की है, लेकिन वो कैसे भूल जाएंगे? क्या कभी चाइना ने पाकिस्तान का कोई ऐसा साथ दिया है जो बिना लोभ लालच के हो? जब भारत ने दुनिया को वैक्सीन दी तो भारत का लोभ नहीं था, ये वसुधैव कुटुंब वाली बात थी, और हमने रियल में हेल्प की। क्या चाइना ने कभी ऐसी हेल्प की है? और रूस ने भी कभी हेल्प पाकिस्तान की नहीं की। लेकिन चूंकि हालात ऐसे बन गए हैं कि पाकिस्तान को लिया जाना जरूरी है उसके लिए नेशनल इंटरेस्ट में, इसलिए उसके साथ में है। आतंकवाद से कुछ समझौता रशिया ने किया है। और अब जो मुझसे पूर्व वक्ता ने बताया था, जो बात की थी, एक बड़ी अच्छी बात मुझे देखने इस दौरान ये मिली कि 1971 में जब लियोनिद ब्रेजनेव आए थे, उन्होंने 20 वर्षीय एक संधि की थी भारत से। तब हम अलाइन कंट्रीज थे, यानी नॉन अलाइन कंट्रीज के नाम से हमारा आंदोलन जाना जाता था। इसके 10 साल बाद में 1981 में हम 101 देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और मोदी युग शुरू हुआ, अब हम नॉन अलाइन नहीं है, अब हम सबके साथ हैं, यानी ऑल अलाइंड हैं। और भारत का कोई भी दुश्मन देश नहीं है। हम पाकिस्तान हमें मानता है कि हम दुश्मन नहीं मानते। इसलिए हम, सही कहा आपने, ना तो किसी से दोस्ती है हमारी ऐसी जो हमारे राष्ट्रीय जो हित है उनको प्रभावित कर सके। हम सबके हैं और भारत सबका है, यही हमारी नीति जो है अभी आगे चल भी रही है। और देखिए, चाइना, अभी जो भारत ने, मोदी जी ने जब जिक्र किया था कि अब हम मद्रास से भी जाएंगे, यानी चेन्नई से जाएंगे, और जो हमें 45 दिन का समय लग सकता था, जो लगता था पहले, अब हमारा 22 दिन में होगा। हमारा समय बचेगा, हमारी इकोनॉमी बचेगी, ये नया कॉरिडोर और ये यहीं तक सीमित रहेगा, ये बाद में जाके इतना दूर जाएगा कि जो हमारे जो और ईस्ट के देश हैं हमारे, वहां भी हमें इसका लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हम सबके हैं और सब हमारे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन यहाँ पर इस बात से देखिए, इतना तो जरूर है कि जिस कॉरिडोर की बात लगातार हो रही है, एक तरफ चीन का सिल्क रूट था, दूसरी तरफ ये जो कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो बन रहा है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये क्या एक बड़ा जवाब चाइना के लिए होगा? और अगर ये बड़ा जवाब है तो हमारे लिए ये कितनी पॉजिटिव पॉइंट्स लेकर आएगा? हमें क्या क्या खास मिलेगा इस रूट से? बिल्कुल हमने, देखो, ये तो एक मास्टर स्ट्रोक है। सच्चाई यह है कि जो चीन का बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसमें उसने $3 ट्रिलियन खर्च किया है, और उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो $62 बिलियन। जब चाबार पे बात आ रही थी, जब अमेरिका निकल गया था JCPO से, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि डोनाल्ड ट्रंप निकल गए थे, तो हम ईरान से 28% ऑयल लेते थे, तो हमारा 0% हो गया था। और चीन डरा नहीं, चीन लेता रहा। मगर जब चाबार की बात आई तो हमने अमेरिका को समझाया कि चाबार एक पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और वो अमेरिका को लगा, क्योंकि चाबार पोर्ट से जो आपकी कनेक्टिविटी है वो अफगानिस्तान में जाती है, बाईपासिंग पाकिस्तान, फिर सेंट्रल एशियन स्टेट जाती है, फिर वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ती है, जो कि ईस्ट यूरोप और रूस में जाएगा। तो कहने का मतलब है, जब ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ कनेक्शन हो जाएगा
तो जो व्यापार है भारत का रूस के साथ, उसके अंदर आधा टाइम हो जाएगा और 60% कॉस्ट कम हो जाएगी। तो वो तो एक गेम चेंजर है। और दूसरा, रूस को उसका क्या फायदा है कि ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारी की सारी पुरानी सोवियत यूनियन की स्टेट हैं और ये सॉफ्ट वैली मानी जाती है रूस की। तो इसके साथ भी उनकी कनेक्टिविटी होगी नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से। तो ये एक प्रकार से भारत के लिए भी विन विन सिचुएशन है, ये एक प्रकार से रूस के लिए भी विन विन सिचुएशन है, और ये एक व्यापार का नया भंडार खोल देगा सेंट्रल एशियन स्टेट के लिए भी और ईस्ट यूरोप के लिए। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमने नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात की, या देखें दूसरा चेन्नई से लेके व्लादिवोस्टोक, जो कि एक मैरीटाइम कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला भारत को और रूस को। तो मुझे लगता है बहुत कि ज्यादा जो फायदा पॉजिटिव होने वाला है। और खास तौर से अगर ट्रेड डाइवर्सिटी की बात की जाए तो जिस तरीके से रूस को आइसोलेट किया गया था, उस लिहाज से चाइना पर केवल डिपेंडेंसी नहीं होगी। ये ट्रेड डाइवर्सिटी अगर इंडिया के साथ और इस रूट के साथ बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं से रूस के लिए भी उसकी इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ा परिणाम लेकर आएगी। परिहार साहब, लेकिन यहाँ पर केवल इकोनॉमी की जब बात हो रही है, एक आखिरी सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, परिहार साहब के पास जा रही हूँ। पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी की बात आज कही गई, 2 कॉन्सुलेट्स को ले जाएंगे रशिया में, और इसके बाद भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए हम उस संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे जो गंगा और वोल्गा की जो सिविलाइजेशन है उसको, उस संस्कृति को हम बढ़ाएंगे, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी की। और यही भारत की सबसे बड़ी पहचान है कि हम हर किसी को अपना बनाते हैं, अपना अपना मानकर समावेशी विकास की कहानी गढ़ते हैं। क्या इससे बहुत फायदा मिलेगा भारत को भी और रशिया को भी, और इसके साथ साथ दुनिया के सामने भी एक बड़ी तस्वीर आएगी? परिहार सर, पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि उससे दोनों देशों के बीच में आंतरिक रूप से जो एनवायरनमेंट होता है वो काफी उसमें बदलाव आता है, एक दूसरे के एक्सेप्टेंस बढ़ते हैं, फिर जो कल्चरल एक्सचेंज होंगे, एजुकेशन है, हेल्थ है, उन सब में भी इंटरमिक्सिंग इसमें बहुत ज्यादा होती है। तो पीपुल टू पीपुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं 30 सेकंड लूंगा, जो शिवाज साहब ने कहा उसी को और आगे बढ़ाने के लिए कि ट्रेड में तो हमको फायदा इससे दोनों कॉरिडोर से हमको मिल ही रहा है। सबसे बड़ा हमें इसके आगे जो, चलिए परिहार साहब मैं आपको रोकती हूँ इस समय। देखिए राष्ट्रपति पुतिन, You have always actively advocated broader contacts with our country. Back when you were Chief Minister of the state of Gujarat, you came up with the initiative of twinning your state with Russian regions, namely the Astrakhan region. Now that you've been at the helm of the Indian government for 10 years, you have genuinely strived to elevate the Russian-Indian relations to the level of special and privileged strategic partnership. With your direct support, Russia and India are implementing large-scale projects in trade, economic, and military and technical sphere, in nuclear and hydrocarbon-based energy, in high-tech and space exploration. It would be impossible to overemphasize your contribution to building a resilient framework for Russian-Indian cooperation in the international arena, where both our nations are defending the principles of multipolarity and rigorous observance of international law, working together for the sake of stability, global and regional security, and working closely within BRICS and the Shanghai Cooperation Organization. Excellency, Honorable Prime Minister, dear friend, from the bottom of my heart, I would like to congratulate you with this high Russian award and wish you good health, success and all the best. And to the friendly people of India, I wish peace and prosperity. Thank you. Указом президента Российской Федерации за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индии и дружественных связей между российским и индийским народами орденом Святого Апостола Андрея Первозванного награждается Нарендра Дамодардас Моди, премьер-министр Республики Индии. By the decree of the President of the Russian Federation for the outstanding contribution to the development of the special and privileged strategic partnership between the Republic of India and the Russian Federation and the friendly ties between the people of India and Russia,
the Order of St. Andrew the Apostle, the first called, is being awarded to His Excellency Narendra Damodar Das Modi, the Honorable Prime Minister of the Republic of India. सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। ये रूस का सर्वोच्च सम्मान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस में दिया जा रहा है। ये बताता है कि रूस भारत के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति पुतिन की जो दोस्ती है वो अपने आप में अनूठी है, निराली है। रूस का सबसे बड़ा सम्मान है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। योर एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। एक्सेलेंसी, पिछले लगभग 2.5 दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे हैं। आपने दोनों देशों के बीच जिन स्ट्रेटेजिक संबंधों की नींव रखी थी वो गुजरते समय के साथ और मजबूत होकर निखरी है। पीपल टू पीपल पार्टनरशिप पर आधारित हमारा पारस्परिक सहयोग हमारे लोगों के बेहतर भविष्य की उम्मीद भी बन रहा है, गारंटी भी बन रहा है। आज की चर्चाओं में भी हमने सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए नए और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारे संबंध केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वैश्विक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में भारत और रूस की पार्टनरशिप और भी अहम हो जाती है। हम दोनों विश्वास रखते हैं कि वैश्विक शांति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आने वाले समय में हम मिलकर इसी दिशा में काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आपका, रूसी सरकार का और रूस के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। स्पासिबा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह सम्मान केवल उनका सम्मान नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ आबादी का यह सम्मान है। उस देश का सम्मान है जो संस्कृति को मायने देता है, उस देश का सम्मान है जो दोस्ती को मायने देता है। और जिस तरीके से इस नए दौर में नई दोस्ती का आगाज हुआ है, ये दुनिया को समावेशी विकास की नई कहानी की तरफ लेकर जाएगा और दुनिया को
युद्ध की विभीषिका से बचने के लिए एक जो संदेश होना चाहिए वो पहुंचाने में बेहद कामयाब रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच की ये दोस्ती, जिसकी मिसाल दुनिया ने कई बार देखी है, 17 बार मुलाकात हो चुकी है बीते 10 सालों में, 6 बार दौरा हुआ है रूस का, और इन सब के बीच जिस तरीके से 2019 के बाद से ये जो मुलाकात थी, शिखर वार्ता थी, वो रुक गई थी। कोरोना की वजह से भी बहुत हद तक स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन अब जो ये नई दोस्ती शुरू हुई है, ये जो नई तरीके से इस दोस्ती का आगाज हुआ है, वो ये बता रहा है कि अंजाम दुनिया के सामने समावेशी विकास की तस्वीर के रूप में होगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत ने आज स्पष्ट रूप से पुतिन को भी संदेश दे दिया है कि युद्ध समाधान नहीं है, हम बुद्ध का देश है, हम संवाद में भरोसा रखते हैं, इसलिए संवाद ही एक युद्ध को रोक सकता है। अच्छी बेहतर तस्वीर दुनिया के सामने हो, हम इसी उम्मीद के साथ रण क्षेत्र को आज बस यहीं रोकते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए थे, अतिथि जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।